हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कि मेरे गला थोड़ा सा बैठा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कफ और कोल्ड की वजह से मेरे गले थोड़ा सा बंद है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में डिफरेंस मिल सकता है, तो कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी पिछली वीडियो की। देखिए, पिछली वीडियो में मैं डिस्कस करा इकोनॉमिकल आस्पेक्ट और रिलीजियस आस्पेक्ट और सोशल आस्पेक्ट ऑफ मगधा। जैसे कि हमारे जो मगधा था, मगध साम्राज्य को 3 डायनेस्टीज़ ने कॉन्जिक्यूटिवली रूल करा। कौन सी थी वो 3 डायनेस्टीज़? पहली हमारी हर्यंका, शेषोनागा और नंद डायनेस्टी। 3 डायनेस्टीज़ थी ये, ठीक है। इन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली रूल करा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हमारा एलेक्जेंडर वो हम आज पढ़ने वाले हैं। एलेक्जेंडर के काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रहे हैं, बट कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे अलॉन्ग विद द बैकग्राउंड ऑफ एलेक्जेंडर, ठीक है। मगर अब इसके बाद क्या स्टार्ट करना है? अब ये एक चीज़ तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या स्टार्ट मैं करूं। या मैं स्टार्ट कर सकता हूं जैनिज़्म, बुद्धिज़्म या फिर मौर्यास। आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से चालू कर दूंगा जो भी मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता है मेरी वीडियोस आप नहीं देख रहे हैं, आई नो, बट मैं अपनी वीडियोस कभी कभी खुद ही देख लेता हूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। मेरी भी रिवीजन हो जाती है, मुझे चीज़ें याद रह जाती हैं और ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हो सकता है तो पार्टिसिपेट कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, डजेंट मैटर फॉर मी, ठीक है। मेरा खाली मोटिव इतना है कि आप तक ज्ञान को पहुंचा देना। इट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी बकवास हो गई, मेरे को भी ऐसा सारी चीज़ें कहने में थोड़ी शर्म आती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पर महाजनपदास हुआ करते थे, नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपदास। जो हमारा पहला महाजनपदा हुआ करता था नॉर्दर्न मोस्ट, वो था काम्बोजा, ठीक है। और दूसरा हुआ करता था हमारा गांधारा। अब गांधारा का जो रूलर हुआ करता था अम्बी, ठीक है। गांधारा की कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला, और जो काम्बोजा हुआ करता था उसकी कैपिटल हुआ करती थी राजपुर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला रीजन पंजाब प्रोविंस यानी प्रिंसिपैलिटी हुआ करता था। अब यहाँ का जो रूलर हुआ करता था वो हुआ करता था पोरस। अब यहीं पर ये मगध हुआ करता था। अब मगध का जो रूलर था इस टाइम पर, जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है मगध को यानी इंडिया को इन्वेड करता है, तब उस समय पर इंडिया का जो रूलर था, मगध पर जो राज कर रहा था, वो था कौन? वो था हमारा धननंदा, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग चाणक्य वाली जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको जब नंद डायनेस्टी पढ़ाई थी तब उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। उस चीज़ को मैं जब मौर्यास चालू करूँगा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आप नंद डायनेस्टी को देखिए पूरी वीडियो को। उसमें मैंने स्टोरी की फॉर्म में सारी चीज़ें बता रखी कि मौर्यन साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कैसे चाणक्य जी ने उसमें रोल निभाया। उसमें मैंने ये कहा था कि जब मैं आपको अलेक्जेंडर पढ़ाऊँगा तो अलेक्जेंडर के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ये जो मैप है इसका हम यूटिलाइज़ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से आगे, जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। अब देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर के बैकग्राउंड की उससे, ठीक है। अलेक्जेंडर का जो जन्म हुआ था 356 BC में हुआ था। कहाँ पर? मैसेडोनिया में। अब मैसेडोनिया के जो रूलर हुआ करते थे फिलिप, वो उनके पिताजी थे अलेक्जेंडर के, ठीक है। अब 6th सेंचुरी में क्या हुआ करता था कि हमारी जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, काम्बोजा, गांधारा और मद्रास, ये 3 प्रिंसिपैलिटी हुआ करती थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस की तरफ और पंजाब प्रोविंस की तरफ और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में। ये प्रिंसिपैलिटीज़ जो ना आपस में इनके अंदर बनती नहीं थी, अनबन रहती थी, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। जिसका जो मज़ा है ना, जिसकी जो मतलब एक तरीके से जिसका जो कहते हैं ना बेनिफिट उठाया जाता किसी और के द्वारा, तो वो यहाँ पर अलेक्जेंडर ने उठाया था, ठीक है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक पावरफुल किंगडम नहीं था, अभी मौर्यन साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का रोल क्या रहा अलेक्जेंडर के इन्वेजन में, ठीक है। अब यहाँ पर
पॉलिटिकल डिसयूनिटी को देखते हुए, अब यहाँ पर जब पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी इनके बीच में, तो भाई कोई तीसरा आएगा तो उस चीज़ का तो मज़ा लेगा ही लेगा। तो अकमेनियन किंग्स जो थे पर्सिया के, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बहुत ज़्यादा। अब जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो उनके जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ गया इन चीज़ों को एनेक्स करने में। तो इसी के चलते 1516 बीसी में डारियस के द्वारा, किंग डारियस, पर्सिया का किंग हुआ करता था डारियस, अकमेनियन किंग, उसके द्वारा नॉर्थ वेस्ट रीजन को अनेक्स कर लिया गया, पंजाब को अनेक्स कर लिया गया और वेस्ट ऑफ इंडस को भी अनेक्स कर लिया गया सिंध में, ठीक है। अब जब ये एनेक्स हो गए तो इसके बाद जो ईरानियन एम्पायर की सत्रपीस बनी, यानी स्टेट्स बने, वो 28 सत्रपीस बनी, ठीक है। जिसमें से जो इंडिया वाला रीजन था ना, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला रीजन, ये 20th प्रोविंस बना, 20th सत्रपीस, सॉरी 20th नॉट 28, इट इज़ 20th सत्रपी, ठीक है। अब ये वाला रीजन 20th सत्रपी बना क्योंकि ये वाला रीजन अब डारियस के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए एज अ स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो होता है, मतलब पंजाब प्रोविंस के लगभग वाला, देखिए जस्ट सेकेंड, ये वाला पार्ट जो होता है ये अलेक्जेंडर के इन्वेजन तक ईरानियन एम्पायर का ही पार्ट रहता है, ठीक है, टिल 330 बीसी, जब तक अलेक्जेंडर यहाँ पर आते हैं और इसे इन्वेड नहीं करते। कहीं ना कहीं ईरानियन का जो इन्वेजन था ना, उसने कहीं ना कहीं, फिर जब ईरानियन इन्वेजन हो चुका था उसके बाद क्या होगा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, ठीक है। देखिए मुस्लिम जो थे, मुस्लिम का एम्पायर 17 मतलब हर्षा के बाद चालू हो गया था, ठीक है। अगर आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले मुस्लिम जो थे, मतलब मुसलमान जो हमारी इंडिया में आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद जो हिंदू साम्राज्य थे और मुस्लिम साम्राज्य के बीच में कश्मीर में जो कल्चर था उसमें एक्सचेंज होने लगा था, मतलब एक तरीके से आदान प्रदान होने लगा था। तो कल्चरल जो इन्फ्लुएंस था वो क्रिएट होने लगा मुस्लिम्स का भी इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ से कल्चरल एक्सचेंज चालू हो गया था ईरान में भी, ठीक है। जब मैं आपको मिडाइवल इंडिया पढ़ाऊँगा तब मैं आपको जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में सारी हिस्ट्री बताऊँगा, सल्तनत वगैरह के रूल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जब कल्चरल एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पर एक नई स्क्रिप्ट का जन्म हुआ जिसका था नाम खरोस्ती स्क्रिप्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एरिया में यहाँ पर ईरान के द्वारा ये, मतलब ईरानियन जो स्क्राइब हुआ करते थे उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस करी गई खरोस्ती स्क्रिप्ट। कहाँ से आई खरोस्ती स्क्रिप्ट? ईरानियन स्क्रिप्ट हुआ करती थी। यहाँ जब हम अशोकास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका भी यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि फिलिप जो होते हैं अलेक्जेंडर के पिताजी देखिए उस टाइम पर जो है ना ग्रीक्स आपस में मतलब एक माउंटेन के द्वारा डिवाइडेड था। मैसेडोनिया ग्रीक्स का पार्ट नहीं हुआ करता था। मैसेडोनिया को एज अ बारबेरियन, जो मैसेडोनियन थे ना उन्हें मैसेडोन कहा जाता था और उनको एज अ बारबेरियन समझा जाता था ग्रीक्स के द्वारा। तो वहाँ पर ग्रीक्स के जितने भी मतलब स्टेट्स थे उनको एक करने वाले थे फिलिप, अलेक्जेंडर के पिताजी। अब अलेक्जेंडर के पिताजी ने ग्रीक्स को कंसोलिडेट कर लिया और उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया, जिससे कि उन्हें मदद मिली। एक जो उनका विज़न था ना ग्रीक एम्पायर को, ग्रीक स्टेट्स को खड़ा करना, वो खड़ा कर पाए, ठीक है। अब वो ये भी चाहते थे कि वो जो है ना अपने जो अखनीनियन जो लोग थे, उनके जो लोग थे उनका बदला लें पर्सिया से, पर्सिया को इन्वेड करके। तो वो चाहते थे पर्सिया को इन्वेड करना, मगर इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। जिससे कि उनका जो सपना था ना पर्सिया पर इन्वेड करने का वो अधूरा रह जाता है। जिससे कि क्या होता है कि मैसेडोनियन के जो रूल थे, यानी ग्रीक के जो ना आपस में बटा हुआ था, भागों में बटा हुआ था, तो वो जो है ना फिर भागों में जो बटा हुआ था फिर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और मैसेडोनिया जो है ना आपस में बिखर गया। फिर मैसेडोनिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैसेडोनिया ग्रीक की कैपिटल हुआ करती थी। तो यहाँ पर जब अलेक्जेंडर को एक रूलर बनाया जाता है मैसेडोनिया का, तो उसके बाद अलेक्जेंडर ग्रीक स्टेट्स की दोबारा से स्थापना करते हैं और ग्रीक को दोबारा से एक साम्राज्य के रूप में खड़ा कर देते हैं। और इसके बाद ही उन्होंने फिर पर्सिया के ऊपर अपने पिताजी का जो सपना था उसको पूरा किया और पर्सिया के ऊपर इन्वेड कर दिया अपनी माइटी आर्मी के साथ, ठीक है। और जो ईरान का किंग हुआ करता था, ईरान को पहले पर्सिया बोला जाता था, जो ईरान का किंग हुआ करता था ना डारियस, उसको हरा दिया, ठीक है। अब उस बैटल का नाम क्या था? बैटल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट।
तो उस बैटल का नाम था जिसमें किंग डारियस को हराया गया था, उसका नाम था आराबेला, द बैटल ऑफ आराबेला। ठीक है, तो चलते हैं पीछे। अब देखिए, जो हिस्टोरियन है यानी स्कॉलर जो हैं, हिस्टोरिकल साइंटिस्ट जो हैं, A.K. नारायण, उनका ये मानना था कि जैसे कि किंग डारियस के द्वारा जब नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को अपनाया गया था, ईरानियन प्रोविंस में एनेक्स करा गया था, ईरानियन प्रोविंस में मिलाया गया था, तो उसके बाद जब अलेक्जेंडर के पिताजी का सपना था कि पर्शियन एम्पायर को पूरा का पूरा एनेक्स कर लेना, उसको उस पर हमला कर कर, तो वो उसको पूरा नहीं कर पाए। उनके बेटे जो अलेक्जेंडर थे, अब उन्होंने ये सपना पूरा किया और पर्शियन पूरे एम्पायर को एनेक्स कर लिया, जिसमें पंजाब प्रोविंस भी थी, गांधारा भी था और काम्बोजा भी था। तो ये सारे एम्पायर भी आते थे। अब कहीं ना कहीं फिर जो अलेक्जेंडर का इंटरेस्ट था फिर इंडिया को इन्वेड करने का, वो कहीं ना कहीं बढ़ना ही था, ऑब्वियसली बढ़ना ही था, क्योंकि इंडिया का जो एम्पायर एक्सटेंड होता है वो कहीं ना कहीं, जो जनपदाज एक्सटेंड होते हैं वो कहीं ना कहीं गांधार और काम्बोजा तक भी तो जाते हैं। तो यहाँ पर A.K. नारायण जी यही कहते हैं कि अलेक्जेंडर का इंटरेस्ट इंडिया को इन्वेड करने में कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्क्वेस्ट था उसको कंप्लीट करने में था, पर्शियन एम्पायर को पूरा का पूरा एनेक्स करने में, जिससे कि उसके अंदर फिर इच्छा जागी जब 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 उसको अम्बी ने इनविटेशन दी कि आप जो ना आओ और पोरस के साथ लड़ाई करो और पोरस को हरा दो, क्योंकि पोरस और अम्बी के बीच में बनती नहीं थी। अब पोरस कौन था? पोरस पंजाब प्रिंसिपैलिटी का रूलर हुआ करता था, और अम्बी कौन था? गांधारा महाजनपदा का रूलर हुआ करता था, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली अलेक्जेंडर के बारे में बात करें तो अब देखिए, यहाँ पर तो आपको इतना समझ में आ गया बैकग्राउंड कहाँ से अलेक्जेंडर आया। ठीक है, उसका सपना था कि पर्सिया को एनेक्स करना, फिर उसका जो एम था वो बढ़ गया और वो पूरे वर्ल्ड को एनेक्स करना चाहता था, यानी अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। अब यहाँ पर सिंपली अगर हम अलेक्जेंडर को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम जानेंगे कि अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का रूलर हुआ करता था। ठीक है, जिसका जन्म 356 BC में हुआ था। ठीक है, अब इसकी पिताजी की मौत के बाद ये मैसेडोनिया का रूलर बना, और उसके बाद इसका जो सपना था वो वर्ल्ड को एनेक्स करने का था। ये एरिस्टोटल यानी द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल का स्टूडेंट भी रहा। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। ठीक है, अब इसका जो एम था, वो सोल एम था, वो था एंटायर वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करना। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंटायर वर्ल्ड वॉज फ्लैट, मतलब कि वो सोचता था कि जो वर्ल्ड है ना वो एक प्लेट की तरह है, जो एक बिंदु पर जाकर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। बट ही हैड नो आइडिया कि जो दुनिया है वो गोल है। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट देन यू विल कम, आफ्टर टेकिंग अ होल रेवोल्यूशन यू विल कम टू दैट पॉइंट वेयर एवर यू स्टार्टेड फ्रॉम। ठीक है, तो ये चीज़ इसको यहाँ पर पता नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पर अलेक्जेंडर ने अटैक करा और एनेक्स करा इजिप्ट को। ठीक है, जहाँ पर उसने अलेक्जेंड्रिया सिटी का निर्माण करा, जिसको वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी के रूप में भी समझा जाता। फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में लाइब्रेरी का निर्माण अलेक्जेंडर के द्वारा हुआ था। ठीक है, यू गॉट इट। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर क्या करता, अब आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देता है, पर्सिया की तरफ से। देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ मैप की तरफ, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से इजिप्ट को मतलब एक्वायर करने के बाद अब वो आगे बढ़ना चाहता है, पर्सिया को हथियाना चाहता है। पर्सिया को हथियाने के साथ साथ अब वो यहाँ पर आ जाता है, इस जगह पर। यहाँ पर थी हमारे तक्षशिला, गांधारा की कैपिटल। ठीक है, अब काम्बोजा नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपदा, जिसकी कैपिटल थी राजपुर, और यहाँ पर पंजाब प्रोविंस भी हुआ करती थी, जिसका राजा था पोरस। ठीक है, अब जो गांधारा था, गांधारा का रूलर हुआ करता था अम्बी। अब अम्बी और पोरस के बीच में दुश्मनी हुआ करती थी, पंजाब प्रोविंस के रूलर के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब दुश्मनी हुआ करती थी तो जो गांधारा का रूलर क्या करता है कि जो अलेक्जेंडर होता है ना उसको इनवाइट करता है कि आप जो है ना पोरस को हरा दो, इनवाइट करता है पोरस को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए। अब ऐसा होता है कि अलेक्जेंडर आता है और पोरस के साथ लड़ाई करता है। जब पोरस के साथ अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है ना तो अलेक्जेंडर क्या देखता है कि पोरस जो ना उसकी जो कौशलता है और उसकी जो ब्रेवरी है ना उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। अब जब इंप्रेस हो जाने के बाद अलेक्जेंडर को बहुत खुशी होती है कि इसने तो मेरा डटकर सामना करा है। अब इसके बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर की जो सेना होती है, अलेक्जेंडर की जो सेना होती है बहुत ज़्यादा थक जाती है। अब वो नहीं चाहती थी कि हम आगे बढ़ें, मगर अलेक्जेंडर को
ये पता चलता है कि मगध एक साम्राज्य है जिसका रूलर धनानंद है और वो उसको भी हड़पना चाहता था, वहाँ तक अपना परचम लहराना चाहता था। मगर यहीं पर क्या होता है, देखिए बिफोर वी प्रोसीड एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, पर्शिया में बैटल कौन सी हुई, अराबेला, कब हुई, 327 BC में, ठीक है। फिर जब इंडस की तरफ आता है तो अम्बी के द्वारा उसे इनवाइट करा गया था कि वो क्या करे, पोरस को हरा दे। देखिए अम्बी इनवाइटेड अलेक्जेंडर टू डिफीट पोरस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर पोरस और अम्बी के और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई होती है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ हाइदस पास, ठीक है। अब जो गांधारा रूलर अम्बी था, इस टाइम पर गांधारा का रूलर अम्बी हुआ करता था, मगधा का रूलर धनानंद, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ करता था दोनों के बीच में, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिख रखी है ताकि आपको आसानी से याद रहे। अब अलेक्जेंडर ने जब इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो बैटल तो होनी थी, इसके बाद बैटल हुई हाइदस पास। जब ये सारी चीज़ें अलेक्जेंडर देखता तो अलेक्जेंडर जो है ना, जो पोरस की ब्रेवरी और प्रोवेस को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। प्रसन्न हो जाने के बाद, इम्प्रेस हो जाने के बाद उनके बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हो जाती है, जिसके बाद अब अलेक्जेंडर चाहता था कि वो मगधा पर अटैक करे। मगधा पर अटैक करने से पहले पोरस उसे बहुत समझाता है, भाई ऐसा मत कर, तेरे पास सेना वैसी इतनी थोड़ी सी है, और वो दूसरी बात तेरी सेना थकी हुई है। जब सेना से गुहार लगाई जाती है अलेक्जेंडर के द्वारा कि चलो मगधा पर अटैक करते हैं, व्हेन दी जो सोल्जर्स थे, अलेक्जेंडर के जो सोल्जर थे, जब ये चीज़ सुनते हैं कि मगधा के पास ऑलरेडी इतनी सारी सेना है, एलिफेंट्री भी है, कैवलरी भी है और चैरियोट्स भी हैं और बहुत सारे वेपन्स भी हैं, आधुनिक वेपन्स, उस टाइम के आधुनिक वेपन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर जो है ना अलेक्जेंडर की सेना कहीं ना कहीं घबरा जाती है, जिससे कि अलेक्जेंडर की सेना जो ना अपने पैर पीछे रखने लगती है। और वो फिर अलेक्जेंडर भी देखिए, जब सेना ही आगे नहीं बढ़ रही, अलेक्जेंडर तो ऑलवेज तत्पर था कि हम चलो फाइट करते हैं, मगर कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर की जो सेना थी ना वो थकी हुई थी। अब इस चीज़ को लेकर अलेक्जेंडर बहुत काफ़ी दुख होता है और फिर वो पोरस के साथ बैठकर बातचीत करता है और कहता है, पोरस उसे सारी चीज़ें समझाता है कि मगध के साम्राज्य में अभी भी 60,000 एलिफेंट ऐसे हैं जो मगध को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सॉरी 30,000 एलिफेंट और 60,000 ऐसे हैं जो मगध के साम्राज्य को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि मगध के पास कितनी ताकत है। अब ये सारी चीज़ें जब अलेक्जेंडर सुनता है ना और अपनी जो सेना है उसकी भी गुहार को सुनता है, तो वो समझ जाता है कि हाँ मुझे अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से अलेक्जेंडर क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है ना ऐसा करता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ और उसके बाद मैं वापस आऊँगा एक ह्यूज आर्मी लेकर और उसके बाद मैं मगधा को हरा दूंगा। तो इसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर अपना मतलब अपनी जितनी भी टेरिटरी थी ना इंडस के अराउंड, जितनी भी टेरिटरी उसने एक्वायर करी थी, अनेक्स करी थी पोरस से, और जितनी भी उसकी प्रिंसिपैलिटीज़ थी आसपास, तो वो उन सब का इंचार्ज पोरस को बना देता है, ठीक है। उसके बाद पोरस को असिस्ट करने के लिए एक सत्रप अपॉइंट करता है, ग्रीक गवर्नर बोलते हैं सत्रप को, ठीक है। अब इसको अपॉइंट करता है, उसका नाम होता है फिलिपस, ठीक है। यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा से देखिए वीडियो को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर इंडिया, जब अलेक्जेंडर इंडिया को लेफ्ट करता है, जब वो पीछे जा रहा होता है, वापस जा रहा होता है, क्या होता है कि बेबीलोन में उसकी 323 BC को अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है। इसके बाद जितने भी अलेक्जेंडर ने अपने साम्राज्य में सत्रप अपॉइंट करे थे ना, मैसेडोनिया भी इस वक्त मतलब छितर-पितर हो जाता है, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लेकर जा रहा था अलेक्जेंडर। इसके बाद जितने भी उसके द्वारा मतलब एम्पायर एक्वायर्ड करे गए थे, एनेक्स करे गए थे, उसके बाद वो वहाँ पर सत्रप अपॉइंट कर देता था। सत्रप अब अलेक्जेंडर की मौत के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस जब घोषित कर देते हैं तो क्या करता है कि अब इंडिया के संदर्भ में बात कर लेते हैं। इंडिया के संदर्भ में जब इंडिया में अलेक्जेंडर मर जाता है तो पोरस को इंचार्ज बनाया गया था इंडस के अराउंड जितनी भी लैंड थी, और वो उसको असिस्ट करने के लिए एक सत्रप अपॉइंट करा था जिसका नाम था फिलिपस, ठीक है। अब फिलिपस जो था, फिलिपस को भी पता है कि अलेक्जेंडर मर गया, पोरस को भी पता है अलेक्जेंडर मर गया, ठीक है। अब अलेक्जेंडर जब मर जाता है, अब यहाँ पर बात आती है पोरस की। अब पोरस के पास कोई भी एक जो लीगल है, उसका जो मतलब लीगल जो वंशज होता है ना वो नहीं था, उसका बेटा कोई नहीं था। उसके बाद जब वो पोरस बिना एक सन के मर जाता, बिना एक अपने लीगल हेयर के मर जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो सत्रप होता है ना इंडस का, वो अपने आप की इंडिपेंडेंस को घोषित कर देता कि भाई मैं भी इंडिपेंडेंस हूँ, अब मेरे ऊपर भी किसी का राज नहीं चलने का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर ने अब कोई भी ऐसा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करा है इंडिया की जो
इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी, सोसाइटल एस्पेक्ट में भी और रिलीजियस एस्पेक्ट में भी, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो मौर्यन साम्राज्य यहाँ पर स्थापित था ना, देखिए एक मिनट, यहाँ पर नंद डायनेस्टी यहाँ पर स्थापित थी ना। अब ये जो नंद डायनेस्टी थी अभी तो यहाँ पर एंटर करा ही नहीं है, क्योंकि जो अलेक्जेंडर वो तो यहीं तक रुक गया, जब यहाँ पर आया नहीं तो यहाँ के रूलर्स को तो अभी टच ही नहीं करा, उसका तो रूल हुआ ही नहीं। जब रूल हुआ ही नहीं तो कल्चरल एक्सचेंज भी नहीं हुआ, फिर पॉलिटिकल चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर इकोनॉमिक चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं अलेक्जेंडर के संदर्भ से, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पर हम फोकस नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें हमने देखी, अब पढ़ लेते हैं हम कि अब अलेक्जेंडर रिट्रीट हो चुका है, अब अलेक्जेंडर के बाद क्या होता है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है हम बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं अलेक्जेंडर के बाद है। अब देखिए अलेक्जेंडर की जब मौत हो जाती है, जब वो रिट्रीट कर रहा था पर्सिया में जा रहा था और बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई, मगर उसने जितना भी अपना लैंड एक्वायर करा था ना, एनेक्स करा था, जीता था, उसको एक सिस्टमेटिक फैशन में उसने क्या करा था, एक सिस्टमेटिक फैशन में नहीं लगाया था कि उसके बाद कौन रूलर बनेगा, ये डिसाइड ही नहीं था। अब जो टेरिटोरियल पोजीशन था अलेक्जेंडर का, अब वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है ग्रीक गवर्नर्स के बीच में, ठीक है। जिसमें कि जो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद सत्रपीज 20 बचती हैं, ठीक है, 20 बचती हैं, मगर वो 23 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती हैं। जो 3 पार्ट के जो रूलर बनते हैं वो बनते हैं एंटिगोनस, सेल्यूकस और प्टॉलमी। और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर जो था वो एट द हेल्म था, यानी बेबीलोनिया में था, ठीक है। अब बेबीलोनिया में सेल्यूकस निकेटर था। अब यहाँ पर एंटिगोनस बहुत ज़्यादा चतुर बनता है, जो चतुर बनने के साथ साथ वो क्या करता है कि एंटिगोनस जो है ना सेल्यूकस निकेटर को राजगद्दी से हटाकर उस पर उसको हत्या लेता बेबीलोनिया को पूरी को। मगर यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर भी कुछ कम नहीं था। अब सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा, बेबीलोनिया को दोबारा से अपना बना लिया, उसको हथिया लिया और उसके बाद अपना राज्य पार्ट जितना भी था उसको एक्सपेंड करना चालू कर दिया और उसने इंडस तक अपना जो राज पार्ट है, अपना जो राज्य है वो इतना इंडस तक एक्सपेंड कर लिया था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर जब सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर की मौत के बाद 3 भागों में बटा, 3 प्टॉलमी, एंटिगोनस और सेल्यूकस ने बेबीलोनियन में था और जो एंटिगोनस है और प्टॉलमी है वो अलग थे। उनको हम अगर पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में घुस जाएंगे, ठीक है, वो हमें नहीं पढ़नी है। यहाँ पर हम सेल्यूकस निकेटर की बात करेंगे क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का रोल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर। अब सेल्यूकस निकेटर जो बेबीलोनिया में बैठा है, अब वो इंडस तक अपने राज्य को एक्सपेंड कर लेता है, पर्सिया को पूरा एनेक्स कर लेता है। अब यहाँ पर इसी दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अदर स्टेट्स, अदर एरियाज़ को कॉन्कर करने में लगे हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्टोरी लाइन है वो मैंने नंद डायनेस्टी में ऑलरेडी पढ़ा रखी है, ठीक है। वो सारे अपने साम्राज्यों को कॉन्सोलिडेट करने में लगे हुए हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि अलेक्जेंडर की डेथ हो चुकी है। अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस में कौन है भाई, अब इस चीज़ को देखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जी क्या करते हैं, अब वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस में विजिट करते हैं। वो वैक्यूम को फिल करने के लिए जो अलेक्जेंडर के द्वारा क्रिएट करा गया था, ठीक है, वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो ऑलरेडी किसी का रूल चल रहा है और वो किसका रूल चल रहा है, सेल्यूकस निकेटर का। अब सेल्यूकस निकेटर को जब वो देखते हैं तो आपस में दोनों में दुश्मनी तो होनी है कि तूने भाई हमारे राज्य में कैसे अपना परचम लहरा दिया। तो ये चीज़ चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं ना कहीं रास नहीं आई। अब इस चीज़ को देखते ही उनके बीच में एक बैटल फॉट होती है, बैटल लड़ी जाती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जी की जीत होती है जिसका रिजल्ट ये होता है कि सेल्यूकस निकेटर ने जितने भी टेरिटरी इंडिया की अपने अंडर ली थी, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, सारी चीज़ें वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको लौटा देते हैं और अपनी डॉटर की भी उससे शादी करा देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी से शादी करा देते हैं। इससे अब एक अखंड भारत का निर्माण होता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्यों को एक्सपेंड करते हैं और साउथ इंडिया तक जाते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में अभी भी संगमेश चल रही है जहाँ पर 3 जो मेजर डायनेस्टीज़ हैं, एम्पायर्स हैं, चेरा, चोला, पांड्याज, वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। वो हम जब संगमेश पढ़ेंगे तब मैं उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी को जब चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ शादी करा दी, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर क्या करते हैं कि अपना एक जो एनवॉय होता है ना, अपना एक कोर्ट जो मंत्री होता, कोर्ट का जो मंत्री होता है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के कोर्ट में भेजते हैं जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य में एक कोर्ट रिकॉर्ड बनाया गया था जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। यहीं से
मैगस्थनीज आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। मैंने पूरा अलेक्जेंडर का और चंद्रगुप्त मौर्य के एक जो स्टोरी टाइमलाइन है वो सारी की सारी कनेक्ट कर दी, ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब चलते हैं पीछे कि अलेक्जेंडर का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, ये देख लेते हैं अब, ठीक है। अब देखिए, अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें अलेक्जेंडर इन्वेजन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर राइज हुआ था मौर्यास का, ठीक है, मौर्यास का राइज, और नए ट्रेडिंग रूट क्रिएट हो गए थे अलेक्जेंडर के साथ ही, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नए जब ट्रेडिंग रूट क्रिएट हो गए तो किंगडम कहीं ना कहीं जो अदर किंगडम्स थे उनको कहीं ना कहीं अब पता चल गया था कि हाँ भाई कहाँ से इंडिया में एंटर करना है, तो वो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो गई थी। अब ट्रेड कनेक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर बन गए थे ग्रीको रोमन्स के बीच में भी और इंडिया के बीच में भी। अब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी मिलती है सोर्सेज की, जैसे कि इंडिका वगैरह, ठीक है, ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कोर्ट रिकॉर्ड भी मिलते हैं। तो यहाँ पर न्यू वॉर स्ट्रेटजीज भी एंटर कर गई थी, जैसे कि लैंसर्स, वुडन सैंडल्स और ब्लिंकर्स। ये क्या होते हैं आपको पता ही होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। और मोबाइल कैवलरी, ठीक है, मोबाइल कैवलरी तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं पता तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा कमेंट कर, ठीक है। अब ग्रीक लैंग्वेज भी यहाँ पर एंटर कर गई थी, ठीक है। अब नेगेटिव्स अगर हम देखें, बात करें, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी ना हमारे इंडिया में, वो कहीं ना कहीं शोकेस हो गई थी बाहर के जो रूलर्स थे उनको, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं जो फूट थी ना वो, फिर अब यहाँ पर जो ना अदर जो किंगडम के जो रूलर्स हैं ना वो भी अब अट्रैक्ट होंगे और आसानी से इन्वेट कर सकेंगे, ठीक है। और वीकनेस कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुकी थी इंडिया की, और इंडिया की जो वेल्थ थी ना उसने कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट करा था। और आगे भी बहुत सारे ऐसे जने आएंगे, जैसे कि गौरी हो गया, और क्या नाम है, मोहम्मद गौरी, और एक और था शायद, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, स्लिप हो गया माइंड से, तो आप मुझे बताइए चलो उसका नाम, अदरवाइज मैं अगली वीडियो में बता ही दूंगा। और यहाँ पर डिफीट ऑफ पोरस को देखकर कहीं ना कहीं ये भी साबित हो गया था कि कहीं ना कहीं जो इंडिया के जो रूलर्स हैं उनमें जान नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली नेगेटिव्स। तो ये थी पूरी वीडियो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। मैंने आपको सारी स्टोरी लाइन, कैसे मौर्यन साम्राज्य की स्थापना हुई, कैसे मैगस्थनीज आए, सारी चीज़ें आपको बताती हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू रियली लाइक इट, डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे पता है आप सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, मैं कह ही देता हूँ, फिर भी मेरी फॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो चलिए, करिए या मत करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो आज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर अगर हो सकता है तो बता दीजिए, जैनिज़्म स्टार्ट करूँ या बुद्धिज़्म या फिर मौर्यास, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो अब तक के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।